गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारा लेसन स्टार्ट है बुद्धि और भाग्य, जो कि एक लोक कथा है। लोक कथाओं का प्रचलन ही मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए किया गया। कहानियों के माध्यम से व्यक्तियों के अर्थात मनुष्यों के नैतिक चरित्र के विकास के लिए ऐसी कहानियां प्राचीन काल से ही प्रचलित रहीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित होती गईं और आज तक लोगों में लोक कथाओं के रूप में सुनी और कही जाती हैं। ऐसे ही एक कहानी है बुद्धि और भाग्य, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। पिछले 2 भागों में हमने आपको बताया कि एक बार बुद्धि और भाग्य में लड़ाई हुई कि तुमसे बड़ा मैं, और ये तू मैं खिंच करके एक लड़ाई का रूप ले ली। और इस लड़ाई का जो समापन था वो कैसे होगा, इस पर चर्चा होने लगी। दोनों ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम दोनों शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपनी उच्चता को, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करें। और इसके लिए उन्होंने वहीं पर आसपास में घूमते हुए एक गडरिये को चुना। बुद्धि ने कहा, यदि तुम अपने बल से इसे राज्य करते हुए दिखा दो बिना बुद्धि का प्रयोग किए, तो मैं मान लूं कि तुम श्रेष्ठ हो। भाग्य ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसी ने ये बात शुरू की थी कि मैं अपने बल से इस गडरिये को भी, जो कि भेड़े चरा रहा है, इसे भी मैं राजा बना सकता। यानी भाग्य के बल से रंक भी राजा बन सकता है। पर बुद्धि का कहना था कि यदि व्यक्ति में बुद्धि ना हो तो भाग्य द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का, सौभाग्य का लाभ मनुष्य नहीं उठा सकता। इसलिए मनुष्य के पास प्रत्येक परिस्थिति में बुद्धि का होना आवश्यक है। यदि मनुष्य के पास बुद्धि है तो वह किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति से कहीं ऊंची स्थिति पर पहुंच सकता है और किसी भी तरीके के संकट से अपने आप को उबार सकता है। बस इसी बात को सिद्ध करने के लिए गडरिये की कहानी शुरू हो जाती है। बुद्धि गडरिये का साथ छोड़ देती है और भाग्य गडरिये पर मेहरबान हो जाता है। गडरिये को रास्ते में चलते चलते रत्न जड़ित पादुका यानी खड़ाऊ रत्न जड़ित पादुका प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग करना वह नहीं जानता। वह उसके मूल्य से भी अनभिज्ञ होता है। और जब बुद्धि ने साथ छोड़ दिया तो उसमें विचार करने की शक्ति भी नहीं रही कि आखिर यह चीज क्या है, यह मुझे यहाँ क्यों मिली, इसका मूल्य क्या है। इस प्रकार का वो कोई विचार नहीं कर सकता था। बस उसने देखा एक पादुका है, एक स्लीपर है, और स्लीपर समझ करके, चप्पल समझकर उसको पहन लिया। वहां से गुजरते हुए एक सौदागर ने जब गडरिये के पैर में चप्पल पहने देखा, वह भी सोने, हीरे, मोती, माणिकों से जड़ी हुई सोने की पादुका, तो वह हैरान रह गया। उसने उससे पूछा कि क्या यह पादुका तुम मुझे दोगे? गडरिया सहर्ष तैयार हो गया और उसने क्या कहा कि भाई तुम्हें लेना हो तो ले लो, वैसे भी यह बहुत चुभती है, यह नरम नहीं है, मुलायम नहीं है, बहुत ठोस है, तुम चाहो तो इसे ले लो और इसके लिए कुछ भी देने की जरूरत नहीं। गडरिये से सौदागर कहता है कि नहीं, मैं इसका मूल्य देकर लूंगा। तब वह एक बोरी चने के बदले में उसे खड़ाऊ दे देता है। गडरिया से मित्रता करने वाले उस व्यक्ति यानी सौदागर जो था, वह अपने व्यापार के लिए अपने देश चला जाता है और वहां जाकर उस रत्न जड़ित खड़ाऊ को उस राज्य के मंत्री को देता है, ताकि उसे इस देश से उस देश व्यापार करने में कोई असुविधा ना हो, मंत्री खुश रहे और राज्य के नियमों के अंतर्गत मुझे पालन करते हुए किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस प्रकार दोबारा जब वह व्यापारी लौटता है उस मंत्री को प्रसन्न करके इतने सुंदर उपहार से, तो दोबारा फिर से वह पीतलों के छड़ लेकर, बहुत सारी बोरियां लेकर, बहुत सारा सामान लेकर विश्व में व्यापार करने निकल पड़ता है और पुनः उसी स्थान पर पहुंचता है जहां गडरिया भेड़ों को चरा रहा था। इस बार वह क्या देखता है कि पहले से भी अधिक खूबसूरत रत्न जड़ित खड़ाऊ उसने पहनी है। अब वह सोचने लगता है, भाई भाग्य तो इस गडरिये पर बहुत मेहरबान है, जरा देखो तो ना जाने कौन आता है और इसे इतनी रत्न जड़ित खड़ाऊ दे जाता है।
वो भी इस इंसान को जिसे इसका मूल्य ही नहीं पता कि यह कितनी कीमती है। वह सौदागर पुनः उससे कहता है कि अरे मित्र, तुम्हारे पास फिर से ये खड़ाऊ कहाँ से आ गई? वह कहता है पता नहीं कौन आकर रख जाता है, पर मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़े दिन बाद तो मुझे दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे? वह कहता है कि मैं तो अपने देश गया था, फिर से व्यापार करने आया हूँ। तो क्या तुम मुझे पुनः अपनी यह चप्पलें दोगे, यह चरण पादुकाएं मुझे दोगे? वह कहता है क्यों नहीं दूंगा। और इस बार वह सौदागर क्या करता है, उस गडरिये को 2 बोरी भुने हुए चने के साथ साथ गुड़ के टुकड़े भी रखवा देता है, ताकि उसे खाने के साथ पानी पीने के लिए भी मीठा उपलब्ध हो। और पुनः वह दूसरी बार भी वह खड़ाऊ, रत्न जड़ित खड़ाऊ, जो और भी ज्यादा कीमती है, और भी ज्यादा रत्नों से जड़ित है, उसे लेकर सीधे अपने राज्य पहुंचता है और वहां के राजा से मिलता है। उसकी बुद्धि काम करती है। बुद्धि ने उसका साथ तो छोड़ा होता नहीं है, गडरिये का साथ छोड़ा होता है। तो वह विचार करता है कि क्यों ना मैं मंत्री को देने की बजाय यह उपहार राजा को दूं। जब राजा मुझ पर मेहरबान होंगे तो भला उनके मातहत उनके मंत्री कर्मचारी मुझे क्या परेशान करेंगे। और यह सोचते ही उसने क्या किया, राजा के लिए उस रत्न जड़ित खड़ाऊ की बहुत ही सुंदर गिफ्ट पैक तैयार किया। वह उपहार राजा को सौंपता है और प्रार्थना करता है कि हे राजा, आप इस तुच्छ प्राणी की इस छोटी सी तुच्छ भेंट को स्वीकार करें। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम एक व्यापारी हो और एक व्यापारी के पास इतनी रत्न जड़ित खड़ाऊ कहाँ से आ गई, वह भी इतनी दिव्य शोभा से लसित, इतनी सुंदर, इतनी चमकदार। तो वह कहानी गढ़कर बताता है कि हे महाराज, एक बार मैं भारत सम्राट के साथ शिकार पर गया था, तो उस भारत देश के राजा ने, जब मैंने उनकी प्राण रक्षा की उस शिकार के दौरान, तो उन्होंने मुझे यह खड़ाऊ उपहार में दिया। मैं इस उपहार का, इस कीमती उपहार का क्या करता, यह राजा की दी हुई वस्तु थी, इसलिए मैं इसे उपहार स्वरूप आपके लिए ले आया कि मेरे महाराज के पैरों में यह शोभा देगी, मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के पैरों में नहीं, मुझ जैसे अदन्य व्यक्ति के पैरों में नहीं, इसीलिए मैं इसे आपके लिए लाया हूँ। यहाँ तक की कहानी की चर्चा हम लोग पिछले 2 भागों में कर चुके हैं। राजा उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसका उपहार ले लेता है, साथ ही साथ उससे कहता है, क्या तुम्हारे भारत सम्राट का कोई लड़का है? तो सौदागर हिचकिचा जाता है, पूछता है क्यों महाराज? तो महाराज कहते हैं, जिसके पास इतनी सुंदर सुंदर, इतनी रत्न जड़ित खड़ाऊ है, वह तो बड़ा श्रेष्ठ सम्राट होगा, वह बहुत ही श्रेष्ठ होगा, उसका राज्य बहुत कुशलता से चलता होगा। इस प्रकार का विचार करके वह कहता है, क्यों ना अपनी राजकुमारी से उसका विवाह ही कर दूं, मेरी बेटी भी सुखी रहेगी, इतने धनी, इतने संपन्न और इतने कुशल राजा के पास जाकर के। अब सौदागर बड़े सोच में पड़ जाता है कि मैंने उपहार तो दे दिया अपने व्यापार लाभ के लिए, यहाँ तो राजा ने कुछ और ही समझ लिया, अब मैं क्या करूं। तब वह बड़ी चालाकी से अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहता है, महाराज मुझे कुछ दिनों का समय दें, मेरे मित्र भारत सम्राट तो स्वयं युवा हैं और अभी अविवाहित भी हैं, मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ। तब राजा प्रसन्न होकर उसे राजदूत की पदवी देता है। अब वह साधारण व्यापारी से अपने सम्राट का राजदूत बन जाता है और पुनः और भी अधिक सामान लेकर के व्यापार करने निकल जाता है और उसी स्थान पर पहुंचता है जहां वह गडरिया भ्रमण कर रहा होता है, भेड़ों को चराता होता है। गडरिया बहुत दिनों के बाद अपने मित्र को देखकर कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो वह कहता है, क्या करूं मित्र, अपने व्यापार में उलझा हुआ था, अपने देश गया था, अभी अभी आया हूँ। और जरा सुनो तो, इस बार मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वह कहता है, नहीं नहीं, तुम रहोगे तो इस जंगल में मंगल हो जाएगा। इस कहानी में ऐसे कई मुहावरों का प्रयोग हुआ है जिससे कहानी बड़ी सुरुचिपूर्ण बन पड़ी है। तो वह कहता है कि नहीं नहीं मित्र, मुझे तुमसे क्यों परेशानी होगी, तुम तो मुझे खाने के लिए भुने हुए चने भी दे जाते हो, तो मुझे तुमसे क्या परेशानी होगी। बस मेरी एक ही शर्त है, ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारे आदमी आते हैं ना, तुम्हारी टीम आती है व्यापार के लिए, जब ये खेमे डालती है तो इनको समझा देना कि ये मेरी भेड़ बकरियों को ना छुएं, मेरे जानवरों को हाथ ना लगाएं, मुझे अपने जानवरों से बहुत प्रेम है। वह व्यापारी कहता है कि अरे अब तुम्हें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें सम्राट बनाऊंगा। वह गडरिया कहता है,
यह सम्राट क्या भला होती है? गडरिया तो अशिक्षित भी है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, सम्राट के पद का उसे महत्व भी नहीं पता। उसका जीवन भेड़े चराने से शुरू होता है और भेड़े चराने पर समाप्त हो जाता है। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में जाकर के बैठ जाता है, आराम करता है, सोता है, फिर खा पी कर सुबह भेड़े चराने निकल जाता है। इसलिए राज वैभव से उसका कोई लेना देना नहीं, न वह राजपद की गरिमा को जानता है, न उसके महत्व को जानता है। यहाँ सौदागर के पास समस्या यह है कि उसने बता तो दिया कि भारत सम्राट अविवाहित है, पर वह भारत सम्राट को ढूंढे कहाँ से? और तब वह विचार करके सोचता है कि क्यों न मैं मेरे पास जो पैसे इत्यादि हैं उनसे ये गडरिये का जो चारागाह है वह और आसपास की कुछ जमीनें खरीद लूं, कुछ लोगों को खरीद लूं और जो इसकी सेवा करें। और कुछ दिनों की तो बात है, जब यह राजकुमारी से विवाह कर लेगा तो खुद उस राजा के दामाद के रूप में बहुत सारा धन दहेज में लेकर आएगा। तो फिर इसके पास तो बुद्धि है ही नहीं कि मेरे पास कितना धन दौलत है, तो उस धन दौलत का प्रयोग भी मैं ही करूंगा और इसको नाम का राजा बना दूंगा। भला वहां से रोज रोज कौन देखने आएगा? अतः इस प्रकार का विचार करके वह कहता है कि मित्र तुम आराम करो, मैं अपने खेमे गड़वा देता हूँ। मैं तुम्हें जब सम्राट बनाऊंगा तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। वह गडरिया कहता है ठीक है, मेरे जानवरों को नुकसान मत पहुंचाना। और ऐसा कह के उस व्यापारी के द्वारा रखे गए पीतलों के ढेर के पास जाकर आराम करने लगता है। कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं, फिर उसे नींद आने लगती है। वह पीठ के बल आराम करने लगता है। तभी व्यापारी क्या देखता है कि जिस पीतल के ढेर को टेक करके वह बैठा हुआ है आराम करने के लिए, वह पीतल का जो ढेर है वह स्वर्ण में बदल जाता है, स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। वह सोने की राड बन जाते हैं। सारे पीतल के ढेर जो है वो सोने के ढेर में बदल जाते हैं, चमचमाने लगते हैं। उनके पास एक आभा उत्पन्न हो जाती है। और फिर व्यापारी सोचता है, ओह भाग्य की इस पर कितनी कृपा है, यह जिस चीज को स्पर्श कर दे रहा है वह सोने का हो जा रहा है। यह कितना भाग्यशाली पुरुष है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और उसी वह जो स्पर्श करता है उसी सोने से वह क्या करता है, आसपास के जागीरदारों से बात करके उसे अपने जाल में उलझा करके, अपने बातों के जाल में उलझा कर कि दूसरे देश के सम्राट के साथ आपका सह संबंध होगा, मुझे अपनी कुछ जागीरें दे दीजिए। वह कुछ जागीरें भी खरीद लेता है, घोड़े हाथी पैदल खरीद लेता है। और फिर उस गंवार जो गडरिया है, अशिक्षित गडरिया है, जो कि अभी युवा है, देखने में भी सुंदर है, उसे राजा की वेशभूषा धारण करवा के राजा बनाकर बारात लेकर चल निकलता है और अपने देश में संदेश भेज देता है कि महाराज से कहो कि वह दिन तिथि निश्चित कर लें, मैं अपने भारत सम्राट को लेकर आ रहा हूँ। यहाँ से बारात निकल पड़ती है और वहाँ फिर राजकुमारी के घर क्या होता है, विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब वहां जाकर विवाह में क्या क्या स्थिति उत्पन्न होती है, क्या बुद्धि के बिना ही वह सम्राट बन जाता है, उस गडरिये को सम्राट पद मिलता है क्या, और क्या वह उस पद को निर्वाह करने के योग्य बन पाता है, व्यापारी अपनी कैसे कैसे चाल चलता है, इन सब बातों की चर्चा हम कहानी के अगले भाग में करेंगे। तब तक प्रतीक्षा करें।